सनातन और उसकी लड़की सुधा। जैसा बाप वैसी बेटी। एक के बाद एक अजीब सी घटना घटती और उस घटना की वेदना से जिस तरह बाप का दिल टूट जाता, उसी तरह लड़की भी दुख के मारे मुंह उठाकर देखती तक नहीं, आंचल से ढककर सिसक सिसक कर रोने लगती। नजदीक खड़े जो भी ये दृश्य देखते उनकी आंखें भी गीली हो जाती, वे भी गहरी सांस भरते। आहा, दुख की ही तो बात है। इकलौती लड़की के सिवा जिसका और कोई नहीं, उस लड़की को विदा करते समय छाती तो फटेगी ही। सुधा की शादी के दूसरे दिन जब दूल्हा बाराती और साथ में आए लोग लौटने के लिए तैयार होने लगे, सनातन फूट फूट कर रोने लगा। सुधा भी सिसकती रही। पर एक महीना बीतते न बीतते मोहल्ले के लोगों ने देखा और दूल्हे की और साथ ही और बहुत से लोगों को अच्छी तरह मालूम चल गया कि कहावत बिल्कुल सच है। जैसा बाप वैसी बेटी। जितना चतुर सनातन खुद था, उतनी ही चालाक उसकी बेटी सुधा थी। पुलिस का भी कहना था, जैसा बाप वैसी बेटी। अब की बार की घटना को लेकर यह तीसरी घटना थी। पहली बार तारकेश्वर, दूसरी बार बशीरहाट में इस तरह की धोखाधड़ी की घटना घटी थी। 2 महीने में ही 2 केस, यह तीसरा था। यह तीनों घटनाएं लगता है एक ही बाप बेटी की जोड़ी की करामत थी। लोगों को ठगना इनका पेशा था। भाटपाड़ा मोहल्ले में बाजार के नजदीक एक गली में एक छोटे से कमरे का ताला पुलिस ने तोड़ा, पर वहां पुलिस को तिनका तक नहीं मिला। सनातन और सुधा, बाप और बेटी, अपना अजीब सा खेल दिखाकर कहाँ गायब हो गए कोई बता नहीं पाया। मोहल्ले वाले जो 1 महीने पहले बाप बेटी के दुख में शामिल होकर रोए थे, अब उन्हें तो अपने ऊपर शर्म आती थी। वास्तव में यह संसार तो एक चिड़ियाघर के समान है। यहाँ कौन सा काट होता है नहीं जानता कोई। किसी ने कहा, चिड़ियाघर में भी ऐसी कुत्सित घटना नहीं घटती साहब, आदमियों के संसार में ही घटती है। दूसरे ने कहा, शर्म की बात तो यह है कि हमारी ही आंखों के सामने हमारे ही मोहल्ले में ऐसी अजीब घटना घट गई। बड़े ताज्जुब की बात है। कहाँ से बाप बेटी आए और थोड़े ही दिनों में सारे मोहल्ले वाले को बेवकूफ बनाकर खिसक गए। किसी ने शक तक नहीं किया। हाँ, शक तो किसी को नहीं हुआ था। उस तरह के रुद्रन के पीछे एक योजनाबद्ध बेईमानी जो मुस्कुरा रही थी। यह बात मोहल्ले वाले, बाराती और दूल्हा कोई नहीं जान पाया, और जानता भी कैसे। बाप और बेटी का उस दिन का रोना धोना याद आने पर अब भी नहीं लगता कि उसके पीछे कोई बेईमानी थी। यही लगता था कि शायद कोई और बात हो। पुलिस ने कहा, नहीं, और कोई बात नहीं है। ये दोनों बाप बेटी नहीं है। हर नई जगह पर जाकर नया नाम नई जात बताकर कुछ दिन रहते हैं और उसके थोड़े दिनों के बाद ही इस तरह की घटना घट जाती है और वे दोनों लापता हो जाते हैं। मोहल्ले वाले दुख और शर्म से अपराधी सा चेहरा बनाकर उस आदमी को देखते रहते जिसने महीने भर पहले सिर पर सेहरा बांधकर इसी मोहल्ले में किसी गरीब की लड़की से शादी कर उन्हें मुक्ति दिलाई थी। मोहल्ले के कुछ छोकरे तो इस घटना को लेकर खिल्ली भी उड़ाते। दूल्हे सज्जन थोड़ी ज्यादा उम्र के ही होंगे, शायद 45 से ज्यादा ही। निहाटी में कपड़ों की दुकान थी। पहली पत्नी मर चुकी थी। बाल बच्चे थे नहीं, व्यवसायी थे। दूसरी शादी की इच्छा भी नहीं थी, तैयारी भी नहीं। पर जब से उनका सनातन बाबू के साथ परिचय हुआ और उनकी गरीबी का हाल मालूम हुआ, तो इस उम्र में भी संसार में एक मीठी मुस्कान पाने के लिए उनका मन तरस उठा। इस गली के उस कमरे में सनातन बाबू के बुलाने पर थोड़ी सी खीर और हाथ की बनी मिठाई खाने के लिए वे आए थे, और उसी दिन मन ही मन निश्चय भी कर लिया कि वे सनातन बाबू को इस कन्या के बोझ से मुक्ति दिला देंगे। अपनी ही जात के किसी गरीब आदमी की इतनी खूबसूरत लड़की इस गली के अंधेरे में पड़ी रहे, यह सोचकर निहाटी के उस व्यवसायी के मन में बड़ा दुख पहुंचा। लड़की के पिता सनातन बाबू को नगद 500 रुपये देकर दान दहेज के सामान के लिए भी पैसे भरकर लड़की के लिए 10 तोले के जेवर लेकर सनातन बाबू की सम्मति से शुभ दिन का मुहूर्त निकालकर विवाह का निश्चय किया। गणेश वस्त्रालय के मालिक ने बेचारा घूंघट में छुपे सुंदरी सुधा के चेहरे को देखकर कृतार्थ होकर एक सभा उसने गली से विदाई ली, और आज वही आदमी पुलिस को लेकर उस गली में आ खड़ा था। शादी के 7 दिनों के बाद
सनातन खुद नेहाटी जाकर सुधा को लेकर इसी घर के पते पर लौट आए थे। उसके बाद कितने दिनों तक वे लोग यहाँ पर टिके थे कोई भी नहीं बता सका। चिट्ठी देने पर भी कोई खबर नहीं मिली तो नए दूल्हे खुद चले आए थे। घर का दरवाजा बंद देखकर वे बिल्कुल चौंक उठे। पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस आकर बोली, हाँ, इस घटना को लेकर यह इस प्रकार की तीसरी घटना है। उस बाप ने अपनी बेटी की और भी 2 शादियां की और शादी के कुछ ही दिनों बाद बाप बेटी दोनों ही गायब हो गए। उनका असली नाम तक पुलिस को पता नहीं। तारकेश्वर में वे दोनों ब्राह्मण थे और बशीरहाट में कायस्थ। भाटपाड़ा में आकर वे वैद्य बन गए। तारकेश्वर में जो मुकदमा दायर हुआ था वह था प्रसन्न चक्रवर्ती नाम के एक बाप और सुनैना नाम की उसकी बेटी के खिलाफ। बशीरहाट में जो घटना घटी थी वह थी सदानंद घोष और उसकी बेटी माधवी को लेकर। और अब भाटपाड़ा की इस गली में सनातन सेन और सुधा सेन नाम से के एक अद्भुत बाप और उसकी विचित्र बेटी अपने बेईमानी की यादगार छोड़कर लापता हो गए थे। 3 निरीह और विश्वासी आदमियों की जिंदगी में झूठी शादी और झूठी सुहागरात का ढोंग रचाकर बड़ी निर्दयता से उन्हें ठग कर इतनी बड़ी दुनिया में जनता की इस भीड़ में कहाँ छुप गए। एक ठग और दूसरी ठगिनी, किसी को पता ही नहीं चला। जैसा बाप वैसी ही बेटी या बेटी जैसा बाप, चाहे कुछ भी ही कह लीजिए। कुछ सोचता हुआ पुलिस का आदमी भाटपाड़ा की गली से निकल गया। मोहल्ले वाले बेवकूफ से खड़े सोचते रहे और गणेश वस्त्रालय का मालिक एक शांत सुंदर हंसते हुए चेहरे को याद कर दुख और विस्मय से सिहर उठा। उफ, शांत लोग इस तरह भी ठगे जाते हैं। भाटपाड़ा के लोगों को मालूम नहीं, पुलिस को भी अंदाजा नहीं और गणेश वस्त्रालय का मालिक भी इस बात की कल्पना तक नहीं कर सकता कि ठीक उसी समय राणा घाट के किसी मोहल्ले के छोटे से घर की खिड़की से बाहर देखती हुई अपने भाग्य को किसी निष्ठुर छलना के जाल में समर्पित करने के लिए किसी की आंखों में खुशी छलक रही थी। विजय बाबू नाम के किसी सज्जन की करवी नाम की एक तरुणी कन्या रमेश नाम के किसी युवक से बात कर रही थी। खिड़की के पास खड़ी करवी स्वाभिमान स्वर में धीरे से बोली, आप रोज रोज क्यों आते हैं? रमेश खुशी से उछल पड़ा और बोला, किसी ज्योतिषी ने मेरा हाथ देखकर क्या कहा है जानती हो? जो लड़की मेरी पत्नी बनेगी उसके नाम का पहला अक्षर का होगा। करवी हंसने लगी, बोली, लेकिन आप यह क्यों नहीं समझते कि रोज रोज इस तरह से खिड़की के पास आकर खड़े रहने से मेरी बदनामी के सिवा और कुछ नहीं होगा। साइकिल के सहारे टिककर सड़क पर खड़ा खड़ा रमेश बोला, बिना आए तो मैं रह नहीं सकता करवी। जिस दिन से तुमने पहली बार मेरी तरफ देखा उसी दिन से मैं समझ गया कि मेरी सारी सुख शांति तुम ही हो। करवी बोली, यह आपका ख्याल पैसे वालों का ख्याल जैसा ख्याल है। अभी आने में अच्छा लगता है पर कुछ दिनों बाद ये यहाँ की बात भूल से भी याद नहीं आएगी। आने में अच्छा भी नहीं लगेगा और आएंगे भी नहीं, तो फिर क्यों झूठ झूठ? रमेश बोला, ना तो मैं पैसे वाला हूँ और ना ही पैसों वालों जैसा ख्याल रखता हूँ। मैं अपने प्राणों की पुकार सुनकर यहाँ आता हूँ। करवी बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं, आप तो यूं ही कह रहे हैं। यूं ही? क्या करते हैं आप? आर्टिस्ट हूँ। इसका मतलब तुम अभी कलकत्ता में कभी रही हो? करवी बोली, हाँ, कुछ दिन रही थी। सिनेमा विनेमा देखा है कभी? हाँ, 2-1 देखे हैं। रमेश बोला, सिनेमा घर की दीवारों पर जो बड़ी बड़ी रंगीन तस्वीरें टंगी रहती हैं उन पर कभी नजर पड़ी है तुम्हारी? मैं उन तस्वीरों को बनाता हूँ। तो इसके बदले में आपको रुपए पैसे मिलते हैं? हाँ जरूर, यही तो मेरा रोजगार है और ईश्वर की दया से काम धाम अच्छा चलता भी है। करवी ने पूछा, महीने में 50 रुपए मिल जाते हैं? रमेश हंसकर बोला, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ठीक कितने मिलते हैं बोलिए ना, चाहे कुछ भी हो, तुम्हें सुख से तो रखूंगा। करवी मुंह फुलाकर बोली, हाँ हाँ, कंगाल की लड़की को सुख से रखने के लिए साल में 1 जोड़ा साड़ी और रोज शाम 2 मुट्ठी चावल भर की ही तो जरूरत पड़ती है, इससे अधिक की क्या बात? ऐसा क्यों कहती हो? रमेश सकपका गया, क्या मैं साल भर से 1 जोड़ा धोती ही पहनता हूँ या रोज शाम 2 मुट्ठी चावल ही खाता हूँ? करवी हंसकर बोली, तो कहिए ना, आपके पास रुपए पैसे हैं? तुम्हें पूरी तरह सजाकर रखने के लिए और तुम्हें कष्ट ना पहुंचे इतने पैसे तो हैं ही, लेकिन उतना अधिक भी नहीं। दूर पर किसी मारवाड़ी का आलीशान मकान था, उस तरफ हाथ दिखाकर रमेश बोला, उतने पैसे वाला मैं नहीं, तुम भी तो नहीं हो करवी, इसलिए। करवी बोली, शादी का खर्च कहाँ से आएगा? रमेश थोड़ी देर चुपचाप सोचता रहा, उसके बाद उदास होकर बोला, विजय बाबू के पास क्या कुछ भी नहीं?
करवी की आंखें छलछला गई। रहने से क्या? अच्छा, शादी में कितना खर्च आएगा? रमेश ने पूछा। करवी बोली, जहां तक मेरा ख्याल है, भले लोगों की शादी और कुछ भी ना हो, सिर्फ ईश्वर का नाम लेकर शादी की जाए तब भी कम से कम 2,000 रुपये तो लगेंगे ही। 2,000? रमेश विस्मय होकर बोला। करवी की आंखों में शक और नाराजगी का भाव खिला। बोली, क्या सोच रहे हो? मामूली 2,000 रकम भी आप जुटा नहीं सकते? उदासी के साथ रमेश ने कहा, कर तो सकता हूं, पर जल्दबाजी करने पर अलग अलग जगह से 100 200 इस तरह से जुगाड़ करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। करवी बोली, तो उधार लीजिए। उधार कभी ना कभी चुका ही सकेंगे, पर देर करने से। कहते कहते करवी एकाएक चुप हो गई। क्यों, क्या हुआ? सच में तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ करवी। तो थोड़ा जल्दी इंतजाम करो, अगर तुमसे नहीं होता तो शायद मुझे मरना ही पड़ेगा। रमेश विचलित होकर बोला, क्या कह रही हो? करवी, ठीक कह रही। वैदवाटी के किसी बूढ़े विधुर के साथ मेरी शादी करीब करीब तय हो चुकी है। शादी के खर्च के लिए पिताजी को वे 3,000 रुपये देना चाहते हैं। सुनकर एकाएक रमेश के साइकिल की हैंडल की पकड़ थोड़ी कस गई। उसकी आंखें और चेहरा मानो एकाएक किसी प्रतिज्ञा से दृढ़ हो उठे। करवी को देखते ही उसने कहा, यह मैं कभी नहीं होने दूंगा करवी। विजय बाबू को तुम मना कर देना, उस बूढ़े का पैसा वे ना छुए। फिर साइकिल के पैडल पर पैर रखते हुए रमेश ने चिल्लाकर, मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं करवी, विवाह का सारा खर्च मेरा रहा। 10 दिनों के अंदर अंदर मैं तुम्हें अपने पास से ले जाऊंगा। कहकर रमेश चला गया। छोटा सा एक उत्सव हुआ राना घाट के उस छोटे से घर के छोटे से आंगन में। इन थोड़े ही दिनों में मोहल्ले वाले विजय बाबू नाम के इस नवागंतुक से गरीब सज्जन और उनकी शांत, नम्र और सुंदर सी लड़की के व्यवहार से पूरी तरह प्रभावित हो चुके थे। विजय बाबू ने खाने पीने की थोड़ी व्यवस्था करनी भी चाहिए, पर मोहल्ले वालों ने मना कर दिया। खामखा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं। आप जैसे लोगों के लिए यह खर्च नाजायज है। सिर्फ 1,500 रुपयों के जेवर से लड़की को सजाकर और बाकी का खर्च नाम के वास्ते कर विजय बाबू ने शुभ काम संपन्न कर डाला। मोहल्ले वाले इतना ही जान सके कि बेचारे सज्जन ने जीवन भर की संचित पूंजी खर्च कर लड़की को सोने के आभूषणों से सजाकर उसकी शादी की। वैसे इतना भी करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि लड़के वालों की तो कोई मांग ही नहीं थी। खैर, कुछ भी हो, विजय बाबू की एक ही तो संतान थी। उसे पालने में बेचारी भिखारी बन गई। लड़की उनकी बड़ी प्यारी जो थी। रमेश के दिए रुपयों से खरीदे जेवरों से सजकर रमेश की परिणीता करवी रमेश के साथ चल पड़ी। लड़की की विदाई पर फिर वही करुण दृश्य, जिस दृश्य ने एक बार तारकेश्वर, एक बार बशीरहाट और एक बार भाटपाड़ा के सारे मोहल्ले वालों की आंखें गीली कर डाली थी। विजय बाबू सिसक सिसक कर रोने लगे। करवी भी सिसक उठी। राना घाट के मोहल्ले में बहुत से लोगों को उदास कर पति के साथ करवी पति के घर चल पड़ी और उसी दिन शाम को कलकत्ते के बाग बाजार की एक गली के एक कमरे में आकर खड़ी हुई रमेश की नवविवाहिता पत्नी। उसके 2 दिन बाद बाग बाजार की गली का वह छोटा सा मकान सारी रात उत्सव की रोशनी से जगमगाता रहा। उस रोज सुहाग रात थी। चारों ओर खुशी और कोलाहल का समारोह था। इस दुनिया में रमेश के अपने कहलाने लायक जो भी लोग थे, उनमें से कुछ ने आकर रमेश के जीवन के उत्सव की इस रात को सफल बनाने का भार उठाया। एक मौसी और उसकी 3 लड़कियां भी आई थी। एक चाचा अपने 10 बेटे बेटियों को लेकर आए थे। रमेश के 2 दोस्तों की माताएं और दोस्तों की पत्नियां भी आई थी। करवी को देखकर सभी खुश हुए। सुबह और शाम व्यस्तता, हंसी मजाक, चिल्ला चिल्लों से मुखर उठे। फिर जब सारे लोग चले गए, उस समय शाम की धूप कमरे की खिड़की से आकर जमीन पर लोटपोट कर रही थी। कमरे के अंदर नववधु ने चैन की सांस ली। सिर पर घूंघट डाले बड़ी बड़ी कजरारी आंखों से कमरे के चारों तरफ घूरने लगी और रमेश करवी को देखता रहा। रमेश बोला, तुम्हारी एक तस्वीर बनाऊंगा करवी, 2 ही दिनों में बना डालूंगा। उसके बाद तुम खुद देखकर समझ जाओगी कि मैं इन हाथों से क्या कर सकता हूँ। करवी ने उत्सुकता से पूछा, मेरी समझ में नहीं आया, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी इन आंखों को मैं तस्वीर में जीवंत उतार डालूंगा। करवी बोली, बनाकर रखना, मैं लौट कर आकर देखूंगी। तुम कहाँ जाओगी? रमेश आश्चर्यचकित होकर बोला, पिताजी के पास। वो तो जाओगी ही, पर आज ही, कल में तो नहीं जाओगी ना? जाना तो मैं भी नहीं चाह रही, मगर अगर पिताजी आ गए तो मैं बिना गए नहीं रह पाऊंगी।
तुम्हारे पिताजी की आने की बात है क्या? मुझे लगता है कल सुबह ही वे आ जाएंगे। फिर करवी थोड़ी देर चुप रही। उसके बाद मानो किसी असहनीय वेदना से छटपटा गई। उफ, पिताजी की याद आते ही मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। शायद वे अब भी रो रहे होंगे। सांत्वना के स्वर में रमेश ने कहा, इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं, तुम उनकी इकलौती संतान जो ठहरी। तुम्हारे पिताजी के मन का कष्ट मैं समझ सकता हूँ करवी, लेकिन अच्छा पहले अपने पिताजी को आने तो दो, फिर मैं उनको समझा दूंगा। क्या कहोगे? यही कि तुम 1 महीने बाद आओगी, उसके पहले तुम्हें ले जाने पर जोर न डालें। पिताजी संभवतः तुम्हारी बात पर राजी नहीं होंगे, और मैं कह भी रही हूँ कि तुम मेरे जाने पर आपत्ति मत करना, पिताजी को दुखी मत करना। उदासी की मुस्कान लिए रमेश बोला, लेकिन मेरे मन में जो दुख पहुंचेगा वो? तुम्हारे मन में किस बात का दुख? रमेश बोला, अगर कल तुम्हारे पिताजी सचमुच आ जाएंगे और तुम उनके साथ चली जाओगी तो मेरा मन उदास हो जाएगा करवी। बड़ी बड़ी कजरारी आंखों को उठाकर करवी ने रमेश की ओर गौर से देखा। रमेश बोला, अगर तुम गई तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। राना घाट में 2-4 दिन रहकर तुम्हें लेकर वापस चलाऊंगा। करवी बोली, छी छी, तुम्हारा कोई मान सम्मान नहीं है क्या? बिना बुलाए ससुराल कभी कोई जाता है क्या? तो क्या तुम्हारे पिताजी मुझे चलने को नहीं कहेंगे? नहीं। क्यों? मुझे क्यों क्या मालूम? करवी सकपकाकर बोली। रमेश ने कहा, लेकिन तुम तो अपने पिताजी से मेरे लिए कह सकती हो। क्या कहूंगी? तुम्हारे साथ मुझे ले चलें? छी, मुझे क्या इतना बेशर्म समझ लिया है तुमने? क्या बाप से कोई बेटी कह सकती है? कितनी शर्म की बात है। रमेश चुप हो गया। करवी ने पूछा, क्या बात है, तुम गंभीर हो गए? कोई शक है तुम्हारे मन में? शक किस बात का? शायद तुम सोच रहे होंगे कि तुम्हारे मन लिए मेरे मन में कोई भावना नहीं। रमेश ने कहा, मेरे लिए तुम्हारे मन में कोई भावना नहीं, यह सोचने से पहले मर जाना चाहूंगा। करवी की आंखें एकाएक चमक उठी। किसी भय की आशंका से उसका मन छटपटा उठा। धीरे से वह घबराई हुई आवाज में करवी बोली, तुम क्यों मरोगे? उससे तो मेरा ही मर जाना ठीक है। इस घर में तुम नई बहू लाकर उसे मेरी कहानी सुनाओगे और हंसी मजाक करोगे। रमेश, ऐसी भयानक बात मजाक में भी नहीं किया करते करवी। बीवी तो किस्मत वालों की मरती है, करवी ने हंसकर कहा। रमेश ने कहा, यह झूठी बात है। फिर हंसता हुआ आगे बढ़कर करवी का हाथ पकड़कर बोला, ऐसी बीवी भी तो किसी की नहीं। करवी चौंक उठी। रमेश हंसता हुआ बोला, ऐसी बीवी अगर मर गई तो उसके अभागे पति को भी जीने का कोई फायदा नहीं। एकाएक हाथ छुड़ाकर करवी दूसरी तरफ ताकने लगी। उसके बाद उठकर पलंग के कोने में सिकुड़कर बैठ गई, मानो रमेश की तरफ आंखें उठाकर वह देखना ही नहीं चाहती हो और रमेश की आंखों में अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती। शाम ढल गई। एकाएक करवी घबरा उठी। बोली, तुम्हारा क्या ख्याल है? आज खुद भी नहीं खाओगे और मुझे भी खाने नहीं दोगे क्या? इसके माने? अरे, बाहर से खाना बना खरीद कर ला कर भी नहीं दे रहे हो और मुझे भी खाना बनाने नहीं दे रहे हो। जवाब देते समय रमेश की आवाज मानो खुशी से छलक उठे। बोला, तुम खाना पकाओगे? हाँ, एक रात की तो बात है, तुम्हारे घर में थोड़ा खटकर तो जाऊं ना। करवी हंस पड़ी। रमेश भी हंसकर बोला, काफी देर से इसी बात को कहने के लिए मेरा मन छटपटा रहा था। करवी बोली, कौन सी बात? अरे, इतने दिनों से होटल का खाना खाता रहा, पर आज तुम्हारे घर में होते हुए होटल का से खाना लाने की जरा भी इच्छा नहीं हो रही थी। तो मेरे हाथों का बना खाना खाने के लिए तुम्हारा मन इतना ललचा गया है? वो तो सच है करवी। करवी अनमनी होकर दूसरी तरफ ताककर एकाएक बोल पड़ी, ऐसा लालच ना ही करो तो अच्छा है। ऐसा लोग तो मैं हमेशा ही करता रहूंगा। इसके बाद अधिक समय नहीं बीता। बाग बाजार की गली के उस छोटे से मकान से कोयले का धुआं निकलकर शाम की हवा में फैल गया। नई गृहस्थी में नववधु के हाथ लगकर नए बर्तनों में मीठी सी झंकार मानो उठ पड़ी। नई साड़ी का आंचल कमर में लिपटा रहा। हल्दी लगे हाथ परली तरफ से कपोलों पर बिखरे बालों को संभालते रहे। उड़ते हुए बालों को मांग की दोनों तरफ सरकाकर नई गृहिणी नए उत्साह से काम में जुट गई। रसोई बन गई। कमरे के फर्श पर करवी ने आसन बिछाया। रमेश खाना खाने बैठा। आसन पर बैठकर रमेश करवी को देखता रहा, मानो कुछ कहना चाह रहा हो। कोई बात उसके मन में छटपटा रही हो। करवी बोली, खाना खाते समय एक गंभीर क्यों हो गए? एक बात कहूँ? कहो। अकेले अकेले खाना खाने को जी नहीं चाह रहा। माने तुम भी आओ ना, एक थाली में दोनों मिलकर खाते हैं। करवी चौंक उठी, पर कुछ बोल न सकी, स्तब्ध खड़ी रह गई। रमेश उठकर खड़ा हुआ, हंसकर
वह कड़े हाथों से करवी का हाथ पकड़कर उसे आसन पर बैठाकर बोला, इसके बाद तो कामकाज की व्यस्तता में कितने ही मौके यूं ही छोड़ने पड़ेंगे। पता नहीं तुम्हारे साथ इस तरह बैठकर खाने का आनंद जीवन में कितनी बार मिल सकेगा। करवी भी खाना खाने बैठी। रमेश और करवी एक साथ थाली में रखे गरम चावल खाने लगे। रमेश मानो अपने जीवन के किसी नए व्रत का पालन कर रहा हो, अपनी प्यारी नई दुल्हन को लेकर। खाना खाते खाते रूंधी आवाज में करवी बोली, तुम्हें बहुत खटना पड़ता है क्या? रमेश ने कहा, बहुत ही। काम तो किसी पर दया नहीं करता, कभी कभी बुखार लेकर के भी काम करना पड़ता है। तो इतना खटना क्यों पड़ता है? अरे पेट के वास्ते। कितना कमाते हो? रमेश ने कहा, किसी महीने 50, किसी महीने 100, किसी महीने में कुछ भी नहीं। और ऊपर से मैं एक नया भोज, अब तो फिर खटखट कर पागल हो जाओगे। रमेश, बिल्कुल नहीं, मन की खुशी से अब मैं और ज्यादा खट सकूंगा। करवी, तुमने काफी रुपयों का कर्ज भी तो लिया है। रमेश इस तरह से हंसा मानो कर्ज का भार कुछ था ही नहीं। बोला, 2 साल जमकर खटूंगा, सारा कर्ज उतार दूंगा, उसकी मुझे कोई परवाह नहीं। करवी का सिर मानो झुक गया। अपने हाथों से करवी ने रमेश को चुप करा दिया। रमेश ने कहा, क्या हुआ, तुम खाना नहीं खा रही हो? रमेश करवी के रुके हुए हाथों को देखता रहा। उसके बाद अजीब चीज देखकर चीख उठा, यह क्या है करवी? करवी के हाथों पर आंसू की एक बूंद उसके झुके हुए सिर की छाया से उसकी आंख से टपकर गिर पड़ी। हाथ धोकर करवी उठ खड़ी हुई। कमर में लिपटे आंचल को खोलकर उसने आंखें पोंछी। उसके बाद बोली, सुनो। हाँ कहो, तुम जीना चाहते हो? तुम कहना क्या चाहती हो करवी? अगर तुम जीना चाहते हो रमेश, तो तुरंत पुलिस को बुलाकर मुझे पकड़वा दो। रमेश की आंखें थरथरा गई। बोला, इस बात का क्या अर्थ लगाऊं करवी? करवी बोली, मैं तुम्हें ठगने के लिए आई थी। मैं तुम्हारी जात की भी नहीं, मैं करवी भी नहीं, मैं कुमारी भी नहीं, मैं हूं। करवी चीख उठी। बोली, मैं एक भयंकर बाप की भयंकर बेटी हूं। मैं तुम्हारे पास तुम्हारी गृहस्थी निभाने के लिए नहीं, यहां से भाग जाने के लिए आई हूं। मानो नाटक की कोई लड़की झूठा अभिनय कर रही हो, मजा देखने के लिए, और रमेश को झूठा ही डराने के लिए तमाशा कर रही हो। राजकुमारी की पोशाक पहनकर कोई मायावी चुड़ैल किसी राजा को इसी तरह के नाच नखरे दिखाकर बेहया की तरह कुछ भयंकर बातें कहकर भाग गई। और उस अभागे राजा का नाम आज रमेश को याद नहीं आ रहा, उस नाटक का भी नाम याद नहीं। फिर भी रमेश घबरा गया, चुपचाप मानो मौत की वार्ता सुन रहा हो। करवी की तरफ देखकर रमेश उसे समझाना चाह रहा था। सचमुच ही ये चेहरा किसी भयंकर ठगनी का चेहरा हो सकता है। करवी बोली, मैं जानती हूँ तुम पुलिस बुलाकर मुझे पकड़वा नहीं सकोगे, पर तुम इतने ही बेवकूफ और कमजोर हो। फिर अपने शरीर से एक एक गहने उतारकर करवी ने जमीन पर रख दिए। फिर बोली, यह लो, कम से कम तुम्हारे 1,500 रुपये तो बचे। अब चुपचाप मुझे जाने दो। तुम जाओगी कहाँ? करवी ने कोई जवाब नहीं दिया। रमेश कठोर स्वर में बोला, उस भयंकर बाप के पास ही लौट कर जाना चाहती हो? करवी ने तब भी कोई जवाब नहीं दिया। मेरी बातों का जवाब दो करवी। करवी चिल्लाकर रो पड़ी। बोली, तुम कहो, तुम मुझे नहीं जाने देना चाहते। शांत भाव से रमेश थोड़ी देर कुछ सोचता रहा। उसके बाद छल छलाई हुई आंखों से करवी के हाथ थामकर बोला, सचमुच ही तुम्हें जाने देने की इच्छा नहीं होती? करवी बोली, तो फिर सुनो, कहो। आज अभी चलो, हम दोनों कहीं और चल पड़ते हैं। कहाँ चलोगे? तुम जहाँ ले चलोगे, जहाँ रखोगे। रमेश ने और देरी नहीं की। उसी रात बाग बाजार की गली का वह छोटा सा घर सूना हो गया। ठग की बेटी ठगिनी जिंदगी में आखिरी बार दुनिया के एक मोहल्ले को सोच में डालकर भाग गई अपने पति के साथ। ठग गई वह सिर्फ एक ही आदमी को। राणा घाट में कोई विजय बाबू दूसरे दिन सुबह जब बाग बाजार की गली में आकर खड़े हुए तो हैरान होकर देखा कमरे में ताला लटक रहा है। मजबूत, कठिन, निष्ठुर एक ताला। दरवाजे के छेद से अंदर झांककर विजय बाबू ने देखा, घर बिल्कुल खाली था। भयानक एक शून्यता, पर ज्यादा देर तक अवाक होकर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। पुलिस के हाथ पकड़ते ही चिल्लाकर रो पड़े विजय बाबू नाम के वह आदमी। उफ, बेटी होकर बाप को क्या इस तरह ठगा जाता है रे ठगनी?